अस्सलाम वालेकुम। बाय वे ऑफ एन इंट्रोडक्शन जी, मेरा नाम तैमूर असलम है। मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्राइमरीली प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लाहौर कभी कभी चक्कर लग जाता है सीखने के लिए। आई एम ऑनर्ड टू बी हेयर अमंगस्ट यू एंड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस सच डिस्टिंग्विश्ड एंड लर्नड members of the bar and the bench. The primary reason why I have chosen the topic that I have chosen, and I would wish या I would hope कि मैं आपको बड़ा अच्छा सा जवाब बना के देता कि मेरे जहन में ये आया कि मैंने सोचा. The only reason is कि because we are all engulfed in this COVID pandemic, कि मेरे जहन में आया कि जो कमर्शियल कोर्ट्स की तश्कील हुई है या कमर्शियल कोर्ट्स बनाई गई हैं, इन कमर्शियल कोर्ट्स में जितने भी डिस्प्यूट्स आएंगे, अगर 4 केसेस आएंगे तो गालिबन उनमें से एक केस में एक ना एक सवाल एक ना एक पार्टी या फरीक की तरफ से ये लाजमी उठाया जाएगा कि मैं क्या करता जी, सब कुछ तो बंद था, हुकूमत के नोटिफिकेशंस हैं, सिंध का ऑर्डिनेंस है, पंजाब का पेंडेमिक डिजीज़ एक्ट है, मेरा तो कारोबार ही नहीं चल सका. सो द रीज़न वाई आई चोज दिस टॉपिक वॉज प्राइमरली फॉर द रीज़न कि हाउ आर वी गोइंग टू इंटरप्रेट फोर्स मेजोर क्लॉजेस. एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे जहन में हमेशा आया विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द लॉ, वो ये था कि फोर्स मेजोर की जो क्लॉज या टर्म है, ये पाकिस्तान के किसी कानून, किसी स्टैचूट, किसी रेगुलेशन, किसी रूल में मेंशन्ड नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक सेक्शन या प्रोविजन ऑफ लॉ उठाएंगे और हमें पता चलेगा फोर्स मेजोर को यूं डिफाइन किया गया और यूं इंटरप्रेट करना है. मोर इंटरेस्टिंगली, जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि आप सब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आई एम स्टिल इन द फेजेस ऑफ लर्निंग एंड आई विल स्टिल लर्न टिल द डे आई डाई, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं वो गालिबन हैं इम्पॉसिबिलिटी के या फ्रस्ट्रेशन के. बट आई डाइग्रेस, आई एम जंपिंग अहेड. बेसिक एक रोमन लैटिन फ्रेज है, और क्योंकि लैटिन इज अ डाइंग लैंग्वेज, हमने वैसी भी नहीं सीखी, तो मुझे वो बोलने में भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है. द बेसिक एसेंस ऑफ दैट लैटिन फ्रेज इज अग्रीमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी ऑनर्ड. हम पुराने वक्तों में बुजुर्गों से सुनते आए हैं, इंसान वही है जो अपने वादे को वफा करे. आपने मुआहदा कर लिया, मुआहदे को पूरा करें. दैट इज इट. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो एक्सक्यूजेज मेड, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो अगर आप पुरानी रोमन और ग्रीक हिस्ट्री उठा के देखें तो उसमें मोस्टली आपको ऐसी डोमिनेटिंग यूरिस्प्रूडेंसेस मिलेंगी जहां पे एक ही सवाल आया है, अग्रीमेंट है, परफॉर्म करें. ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं अवेलेबल था, वो नहीं अवेलेबल था, विल नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज. द कोर्ट्स विल डायरेक्ट यू टू स्पेसिफिकली परफॉर्म योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मिडीवल टाइम्स के अंदर और मोस्टली नॉर्डिक टाइम्स के अंदर, नॉर्स के अंदर एक प्रिंसिपल ओरिजिनेट होना शुरू हुआ जिसने एक जनरल रूल को जो सदियों से चलता आ रहा था उसमें एक्सेप्शन क्रिएट कर दी. मेरा अपना जाती मानना है कि हिस्टोरियंस लव द ग्रीक्स एंड द रोमन्स, इसलिए जो भी चीज़ अच्छी होती है वो एट्रीब्यूट कर दी जाती है उनके साथ. बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं अपने कॉलीग से भी डिस्कस कर रहा था इस बारे में कि एक कोड है ऑफ हम्मुराबी. ये बेबीलोनियन डायनेस्टिक किंग्स थे जी. वो 282 रूल्स बनाए थे उन्होंने समवेयर बैक इन 2250 बिफोर कॉमन एरा. और इतना इंटरेस्टिंग है कि उसका रूल गालिबन 262 और या 250s में है, जो कहता है कि इफ यू हायर एन ऑक्स देन यू आर लाइबल टू रिटर्न द सेड ऑक्स विदाउट इट बीइंग डैमेज्ड, अदरवाइज यू विल बी लाइबल टू पे द कॉस्ट ऑफ द सेम. तो यहां तक तो हो गई बात पहले प्रिंसिपल की जो हमेशा से सुनते आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट की, परफॉर्म करें. अब आता है एक्सेप्शनल रूल. बैक इन द डे, जो आज की टर्मिनोलॉजी में मैं जिसको फोर्स मेजोर कहता हूं, अनलेस एंड अनटिल दैट ऑक्स हैज बीन डिवाउर्ड बाय अ लायन. अच्छा, तो कानून है, मैंने फॉलो करना है. हाँ, उसकी एक एक्सेप्शन जरूर है, एक उज़र जरूर है उसमें मौजूद. अगर शेर खा गया मेरे बैल को तो फिर मुझे कॉस्ट नहीं पे करनी. और the ox has been struck by the hand of God. अगर ऐसा कोई अमल हो गया जिसकी वजह से अब आपकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं रही. बेसिकली हम इन टर्मिनोलॉजीज को, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे इम्पॉसिबिलिटी हो,
चाहे इम्प्रैक्टिकलिटी हो, चाहे हार्डशिप हो, इनको टर्म करते हैं एज जस्ट एक्सक्यूजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द रीजन व्हाई आई यूज द वर्ड जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कि जायज, वरना तो वजूहात बेपनाह हो सकती हैं, वो जायज हैं नाजायज हैं आप लोग डिटर्मिन करेंगे, बट क्या जायज वजह हो सकती है? अब दो चीजें बड़ी आराम से हम देख सकते हैं। जैसे जैसे लॉ डेवलप करता गया वैसे वैसे कानून ने एक्सेप्शंस क्रिएट करना शुरू कर दी इनटू द जनरल प्रिंसिपल्स। वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स एवर नोन टू हिस्ट्री एंड वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, जो रोमन सिसरो थे, ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने जनरल रूल के ऊपर एक प्रिंसिपल लिखा और वो प्रिंसिपल ये था कि उन्होंने कहा जी, जो मैंने लिख के लाया हूं जी क्योंकि आई कैन नॉट रिमेंबर इट, वो रोमन लैटिन फ्रेज था पैक्टा sunt servanda, which translated into literal English language means all agreements must be honored and performed. उन्होंने इसकी एक एक्सेप्शन क्रिएट की सिसेरो ने बैक इन द रोमन टाइम्स। उन्होंने कहा व्हाट इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इसको एलैबोरेट किया। उन्होंने कहा एक पागल आदमी है जिसने आपको एक तलवार दी कि मैं कहीं जा रहा हूं, आप इस तलवार को संभाल कर रखें। जिस वक्त उसने आपको ये तलवार दी उस टाइम पर उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था, तो उसने आपको तलवार दी, वो शहर से बाहर चला गया। नाउ दैट मैन हैज रिटर्न्ड बैक टू यू इन ऑल हिज ग्लोरी विद द ओनली अनफॉर्चुनेट थिंग दैट ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज माइंड। नाउ एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द जनरल रूल you are bound to return him the sword. But knowing his mental condition, would any logical sane person return his sword to him? कभी भी नहीं। तो उन्होंने कहा जी अगर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जहां अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस आ जाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपके आंखों के सामने आपके जहन में नहीं थे, और अब उसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है, मुश्किल हो गई है, एक ऐसी हार्डशिप में कन्वर्ट हो गई है, एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ गए हैं आप लोग, तो फिर बेहतर ये होगा कि उसको उस अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के तनाजुर में देख लिया जाए, रादर देन ड्रमिंग द रोल ऑन द फैक्ट कि जी द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म्ड, नथिंग एल्स हैज टू बी डन। इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए रोमन्स केम अप विद समथिंग। उन्होंने कहा जी हम एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, और उस एक्सेप्शन को उन्होंने नाम दिया एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस, and this was an exception to the rule of pacta sunt servanda, and this was as things stand. We will assume that as things stand will be an exception to the general rule and the general principle. वो follow होता गया। Now we come to the modern times. Modern times में एक बड़ा interesting change आया, and this change, or the term that I am trying to explain, or I am trying to learn from the term myself, वो टर्म आई सबसे पहले फ्रांस के सिविल कोड के अंदर समवेयर इन द 17th सेंचुरी, और उसके अंदर ये टर्म पहली दफा डाली गई फ्रेंच सिविल कोड के अंदर कि जी आपके पास जनरल रूल की एक्सेप्शंस होंगे, और फोर्स मेजोर का लफ्ज इजाद किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसको फिर डिफरेंट ममालिक ने, डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंसेस ने इंटरप्रेट किया, अपने लॉज में इनकॉर्पोरेट किया, कुछ ने कॉमन लॉ में डेवलप किया, कुछ ने सिविल लॉ में डेवलप किया। विल कम टू दैट पार्ट। नाउ देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अ केस व्हिच इज पेंडिंग। एक एग्जांपल के तौर पे अभी रिसेंट टाइम्स में अ क्लाइंट केम टू मी विद दिस प्रोपोजिशन कि उन्होंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस्लामाबाद में, उनके साथ एक बिड जीती, एंड दे हैड टू पे अ सर्टेन अमाउंट विद इन अ सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टू दैट रेगुलेटरी अथॉरिटी। That amount was paid partially, the rest of the amount was not yet paid. Lo and behold, COVID hit. उनकी जितनी भी इंपोर्ट होनी थी वो यूरोपियन कंट्री से होनी थी, जैसे हम सब वाकिफ हैं, सब कुछ बंद हो गया। तो उन्होंने कहा जी अब आई वॉन्ट टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट द सर्कमस्टांसेस आर सच कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंगली उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोर्स मेजोर का क्लॉज एग्जिस्ट करता था। ये वो प्रोविजन नहीं थी, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जहां फोर्स मेजोर का क्लॉज एग्जिस्ट ही ना करता हो, यहां वो एग्जिस्ट करता था। डिफिकल्टी ये थी क्योंकि आज से 100 साल पहले तक कोई पेंडेमिक नहीं आया था, उस फोर्स मेजोर क्लॉज में पेंडेमिक का लफ्ज नहीं था। तो अब प्रॉब्लम क्या आई
कि जब कोर्ट्स इंटरप्रेट करेंगी किसी भी फोर्स मेजोर क्लॉज को तो वो देखेंगी क्लॉज का सब्सटेंस. बेसिक प्रिंसिपल है द कोर्ट्स विल नेवर रीराइट योर कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स फॉर यू. दैट हैज टू बी डन बाय यू. यू हिट अ बैड बार्गेन, सो बैड, सफर द कॉन्सिक्वेंसेस. आपने एक अच्छी बार्गेन कर ली है, आपने क्लॉज अच्छा इनकॉर्पोरेट कर दिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट की तश्कील अच्छी की है, क्यूडोस टू यू. पर कोर्ट से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोर्ट्स आपके लिए आपकी जगह आकर आपका कॉन्ट्रैक्ट रीराइट करेंगी. तो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में मुख्तलिफ जजमेंट्स आना शुरू हुए जहां पे लोगों ने इन प्लीज को लेना शुरू किया फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मेरे क्लाइंट ने इस पर्टिकुलर केस में लेने की कोशिश की. माई क्लाइंट राइट्स टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी कि जी देखिए मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, आई हैव टू इम्पोर्ट द रिक्विजिट मशीनरी, सैटेलाइट की कोई चीजें थी, बट मेरे पास डिफिकल्टी ये है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रोक्योर दैट. मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेता हूं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर दें. तो दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं. कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, उसकी एक्सेप्शन में फॉल कर गए, फोर्स मेजोर हिट कर गया. अब करना क्या है? जब फोर्स मेजोर हिट कर गया तो देयर आर टू कॉन्सिक्वेंसेज. आइदर यू से कि ठीक है जी हम इसको होल्ड कर लेते हैं, द performance of the contract is held for as long as the force majeure stays in field. जब force majeure के effects consequences खत्म हो जाएंगे तो आपसे वही expectation होगी कि you will perform your part of the contract. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जी, यहाँ I'll try to bring in it another example practical consequences में. आपके पास एक केस आता है, मैं लेकर आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा एक क्लाइंट है, उसने एक बिड की थी एक जमीन या रोड बनाने के लिए एक गाँव में. जिस टाइम पे उसने बिड की थी, जो रेट्स उसने अपने जहन में रखे थे वो प्री कोविड रेट्स थे. उन रेट्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे क्लाइंट ने अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए, अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को मेजर करते हुए डिटरमिन किया कि जी आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस एंटायर प्रोजेक्ट लेट्स से इन 10 रुपीज. कोविड हिट, 3 years passed by, the contract is revived. Now he has to perform the same contract for the same bid amount that he had given, but अब रेट सीमेंट के बढ़ गए, अब लेबर का रेट बढ़ गया, अब उसको वो कॉस्ट कर रहा है 15 रुपए, पर वादा किया हुआ कि करना है 10 रुपए पे. तो मैं आपके सामने आके प्ली लेता हूं कि देखिए ना जी कितनी ज्यादती है. मेरे क्लाइंट को तो नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, मेरे क्लाइंट को तो नहीं पता था कि जलजला आ जाएगा, मेरे क्लाइंट को तो नहीं पता था कि सैलाब आ जाएगा. इसकी क्या गलती है? दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड. आप मुझे कहेंगे कि वी आर वेरी सॉरी, you agreed on the terms of the contract. Now you cannot escape them only because the terms have become slightly onerous for you or a bit more expensive for you. The exception is when it is completely impossible to be performed. The exception is not कि जी मुझे महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है करें. That is not our fault. Why did you agree to this? 4 तरह के जी बेसिक जो आज तक हमारे सामने है. मे बी द लॉ डेवलप्स, द सर्कमस्टांसेस चेंज एंड वी विल सी मोर ऑफ दिस, बट आज तक 3 प्राइमरी हैं और एक हम जनरल में चले जाते हैं. एक फोर्स मेजोर जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है वो है पॉलिटिकल फोर्स मेजोर इवेंट. और ये जो अब जो कंपनी ज्यादातर एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं वो स्पेसिफिकली खुद कहती हैं कि जी मेहरबानी करके 3 क्लॉजेस तो डाल ही दें. पहला इवेंट आता है पॉलिटिकल फोर्स मेजोर क्लॉज. हड़ताल हो गई, धरना हो गया, स्ट्राइक हो गई, लोग सड़कों पे निकल आए, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाता जी, तो पॉलिटिकल फोर्स मेजोर क्लॉज हिट कर जाएगा. दूसरा है प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फोर्स मेजोर, सैलाब आ गया, जलजला आ गया, कोविड पेंडेमिक आ गया. तीसरा है सेल्फ क्रिएटेड फोर्स मेजोर्स, दहशतगर्दी हो गई, धमाके हो गए, मुल्क के हालात बदल गए. एंड देन द फोर्थ जनरल परसेप्शन कम्स इन जो कहता है अदर फोर्स मेजोर इवेंट्स, जो कि शायद हम फोर्सी नहीं कर पाएंगे, बट ऐसी चीजें होंगी जो अगर हम कभी किसी अदालत के पास लेकर जाएंगे तो अदालत उस टेस्ट के ऊपर, जो टेस्ट कहता है कि एनी प्रूडेंट रीजनेबल मैन इन योर सिचुएशन वुड नॉट हैव डन व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू, देयरफॉर आई विल नॉट ग्रांट यू योर प्ली, थैंक यू. तो उस टेस्ट को अप्लाई करते हुए अगर अदालत फील करेगी कि वो फोर्स मेजोर क्लॉज हिट कर जाता है तो we'll stop there. Recently, and I'll cite the example, His Honorable Lordship Justice Tariq Salim Sheikh साहब, उन्होंने एक बाकमाल जजमेंट दी है with respect to the issue of force majeure clause. And while discussing, he has also gone through the history of it.
और वो डिस्कस करते हुए उन्होंने प्राइमरीली ये कहा, द फैक्ट्स वेरी ब्रीफली, वो ये थे कि एक आदमी था, उसकी एग्रीमेंट हुई एक हॉस्टल वाले के साथ एक मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक आपका सराय चलाऊंगा, विच इज़ हॉस्टल चलाऊंगा, और इतना मैं आपको रेंट पे करूंगा ऑन अ मंथली बेसिस। उसकी किस्मत खराब थी, ही entered into the contract 2 months into the contract, कोविड हिट, लॉकडाउन इम्पोज्ड, कारोबार खत्म। उन्होंने 1.5 साल के बाद एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट किया, बट बड़े स्मार्टली वो ऑनरेबल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट, और उन्होंने जाके कहा जी मुझे चाहिए एक स्टे। उन्होंने कहा स्टे किस चीज़ का भाई? उन्होंने कहा जी स्टे ये चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने एग्री कर लिया नया, मैंने इनको उस वक्त लिखा कि मेरी गलती नहीं है, कोविड आया, आपने बंद कर दिया, मैंने तो परफॉर्म करना था आपके हॉस्टल के अंदर, जब आपके हॉस्टल के दरवाजे ही बंद हैं तो मैं क्या करता? वाई शुड आई पे यू रेंट? मुझे रेंट रीइंबर्स करें, एक प्रेयर, और दूसरी प्रेयर ये थी कि जितनी भी रिकवरी यूटिलिटी बिल्स की इन्होंने मुझसे करनी है फॉर दैट टाइम पीरियड, उसको स्टे कर दिया जाए। लर्नेड सिविल कोर्ट ने कहा ठीक है, आप एक काम करें, 50% तो करें ना डिपॉजिट, फिर बात सुनते हैं। ही डिपॉजिटेड द 50% अमाउंट, द लर्नेड सिविल कोर्ट सेड ठीक है जी, स्टे ग्रांटेड। ही वेंट इनटू एन अपील, द अदर पार्टी, द एग्रीव्ड पार्टी, द हॉस्पिटल। लर्नेड अपीलेट कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको ये ग्रांट नहीं कर सकते, यू एंटर्ड इनटू द टर्म्स, यू कैन परफॉर्म दोज टर्म्स। उन्होंने अपील अलाउ कर दी, स्टे विकेट कर दिया। द पार्टीज वेंट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तारिक सलीम शेख साहब ने इस मैटर को 3 एंगल से देखा, एंड ब्रिलियंटली एंड मेटिकुलसली सो। पहला एंगल उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा एक बात तो पहले ये बताएं, एंड दिस इज what I personally feel and I can be absolutely wrong subject to correction, वो ये है कि जी आप हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में से डिसाइफर करेंगे कि क्या यहां पर हु इज एट फॉल्ट एंड हु इज नॉट एट फॉल्ट। इस पर्टिकुलर केस में जो जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस हुई, आई विल जस्ट कम टू दैट, बट जो रीजनिंग अडॉप्ट की गई इन परसुएंस टू दैट जूरिस्प्रूडेंस, वो ये की गई बाय द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, बाय हिज ऑनरेबल लॉर्डशिप जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, कि देखें जी आपने कहा कि आप हॉस्टल नहीं चला सके, पर हॉस्पिटल्स तो खुले हुए थे, पीपल वर स्टिल कमिंग टू यू, मे बी इन लेसर नंबर्स, बट दे वर स्टिल कमिंग टू यू। आप ये कह रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, यू केप्ट परफॉर्मिंग योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ पर आपको परफॉर्म करने में कुछ मुश्किल जरूर दरपेश आई। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा एक आप टोल प्लाजा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और आप कहते हैं जी मैं इसमें से टोल लिया करूंगा, कलेक्ट किया करूंगा, और हुकूमत पाकिस्तान को यानी NHA को या मोटरवे वालों को, FWO वालों को, मोर को मैं पे करूंगा एक सर्टेन रेंट ऑन अ मंथली बेसिस। अब आप कहते हैं जी कि वहां पे तो ट्रैफिक कम हो गई लॉकडाउन की वजह से, तो मैं तो इतना रेंट पे नहीं करता। तो जज साहब ने हुक्म फरमाया, उन्होंने कहा देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं था, मुश्किलात जरूर दरपेश आ गई थी, पर उसको ये इंटरप्रेट करना कि वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था या फोर्स मेजोर हिट कर गया, उस पर्टिकुलर केस में कोई फोर्स मेजोर का क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने कहा दिस आई विल नॉट अलाउ, नो स्टेज टू बी ग्रांटेड टू यू, पे ऑल द बिल्स, बिकॉज वी कैन नॉट रीराइट योर एग्रीमेंट्स फॉर यू, इट जस्ट सो हैपेंड दैट यू फेल्ड टू इंक्लूड द फोर्स मेजोर क्लॉज। कुछ कंट्रीज में, जैसे यूके है वन ऑफ द कंट्रीज, वहां पर इंप्लाइड कॉन्सेप्ट एक लॉर्ड ब्लैकबर्न ने इंट्रोड्यूस किया था इन अ सर्टेन केस, वो इंप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स मेजोर की बात कर लेते हैं, बट उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। मोस्टली फोर्स मेजोर क्लॉजेस अगर आपकी अग्रीमेंट में आपने स्पेसिफिकली ड्राफ्ट करके मेंशन नहीं किए, तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दोज फोर्स मेजोर क्लॉजेस, बिकॉज देन यू विल बी द वन हु इज एट फॉल्ट, you have entered into a bad bargain. We're really sorry, but that is what happened. Now, please, sir. Sir, sir, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 मियां गोल साहब की जजमेंट थी, उसमें एस्केलेशन के ऊपर ही था। एग्जैक्टली। अच्छा 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 बिल्कुल सर, अच्छा अच्छा एग्जैक्टली यही, बिल्कुल जी। और सर यही चीज़ बेसिकली 2016 में ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने डिसाइड की थी एटलिस केबल्स वाले केस में।
इसी प्रिंसिपल पे। और वो वही सारी जजमेंट्स तारिक सलीम शेख साहब ने एक तरह से टेक्निकली प्रोड्यूस करके उन्होंने कहा कि जी अब हम इस प्रिंसिपल को सेटल कर रहे हैं वंस एंड फॉर ऑल कि आप ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपने एग्जैक्टली एस्टैब्लिश कर दिए कि दिस इज व्हाट हैपेंस। बिल्कुल एग्जैक्टली यही थे। दिस इज द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ माई डिस्कशन हेयर कि वो हमने जब फोर्स में जोर क्योंकि सिर्फ होता ही है, आप बेहतर समझते हैं, आप सारे बहुत बेहतर देखते हैं, वी हैव अप्लाइड दोज प्रिंसिपल्स ओवर हियर। तो वो एग्जैक्टली डिफिकल्टी ये, क्योंकि सर हम लोग क्या करते हैं, मैं जहाँ भी चाहूँगा मेरे क्लाइंट का फ़ायदा, मैं कहूँगा सर देखिए फोर्स में जोर आ गया। आप कहेंगे भाई एक मिनट, फोर्स में जोर तो तुम बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ ये फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं जा रहे? अच्छा नहीं जा रहे तो फिर इम्पॉसिबिलिटी में जा रहे होगे, वहाँ भी नहीं जा रहे तो हार्डशिप में आ जाओगे। अच्छा हार्डशिप में भी नहीं हो तो क्या इम्प्रैक्टिकलिटी कह रहे हो? मैं कहूँगा जी नहीं सर मैं तो फोर्स में जोर कह रहा हूँ। कहेंगे भाई पहले इन सारों को क्लियर करो, टेस्ट पास करो, आगे चलो, फिर मुझसे फोर्स में जोर की डिस्कशंस करना। बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 32 और 56 दोनों कहता है कि आप पहले एग्जैक्टली सर इसका फ्रस्ट्रेशन का प्राइमरीली सर। और वो इसमें एक और एडिशन की है, जैसे तारिक सलीम शेख साहब में सेक्शन 108 सब सेक्शन ई ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उन्होंने कहा जी उसमें भी एक हिंट आती है ऑफ द फोर्स मेजोर क्लॉज। तो उसको आपने पढ़ के देखना है कि क्या वो फ्रस्ट्रेशन की एम्बिट में लेकर आ रहे हैं आप, या आप उसको फोर्स मेजोर की कैटेगरी के अंदर लेकर आ रहे हैं। और फिर रिसेंटली इंडिया में इसी कोविड पेंडेमिक के ऊपर एक जजमेंट भी आई, फोर्स मेजोर के हवाले से आई। उन्होंने कहा जी हमारे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस काफ़ी बुरे हो गए हैं, हम लोगों के एक्सट्रीम हालात चल रहे हैं, तो आप जो फोर्स मेजोर क्लॉजेस की बात कर रहे हैं इसमें इतनी कबाहत क्या है अगर लगा दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे से जो हुआ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, सिंध में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दी और इस ऑर्डिनेंस को फिर एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ द टाइम स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि जितने भी एक्ट्स आपने परफॉर्म करने हैं, चाहे वो जो मर्जी हों, वो उस पीरियड के लिए सस्पेंडेड हैं जिस पीरियड के लिए ये ऑर्डिनेंस इन फील्ड है। तो टेक्निकली बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डिनेंस और बाय वर्च्यू ऑफ एन एक्ट, कभी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज आए तो द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द क्लॉज ऑफ फोर्स मेजोर कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम या मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का डिफेंस ले देंगे फोर्स मेजोर, हाइडिंग बिहाइंड द गार्ब ऑफ दैट ऑर्डिनेंस कि जी मैंने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये क्लॉज इन्वोक कर दी है। तो वहां पोजीशन ज्यादा आसान हो जाती है कि जी ठीक है, द सिंध गवर्नमेंट हैज पास्ड दिस ऑर्डर, जितने जो भी पास आपने काम करने थे, एक्ट परफॉर्म करना था, दैट एक्ट स्टैंड्स सस्पेंडेड ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया। अब कमिंग सर प्लीज सर सर जी सर 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 जी सर 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 टेकिंग अ क्यू फ्रॉम व्हाट यू राइटली साइटेड, मेरे अपने केस में सर अनफॉर्चुनेटली आई वाज एट द लूजिंग एंड एज इट ऑलवेज हैपेंस कि मेरे क्लाइंट ने एक एग्रीमेंट की एक बंदे के साथ विदाउट टेलिंग हिम कि ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बल्कि जो मालिक हैं उनके बिहाफ पे ही इज़ इंटरिंग इनटू दैट एग्रीमेंट। सारे पैसे ले लिए, पावर ऑफ अटर्नी मालिक से उनके नाम पे एग्जीक्यूट करवा दी। अल्टीमेटली सिविल सूट फाइल हुआ मेरे क्लाइंट के खिलाफ। मेरे क्लाइंट ने जाकर वहां पे कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी। कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट की बेसिस पे सूट डिक्री हो गया 12/8 का। मैंने उसको चैलेंज किया अपील में कि जी दो देयर इज एन एडमिशन बट देयर इज एन एरोनियस एडमिशन एंड एन एरोनियस एडमिशन ऑन फैक्ट कैन नॉट बी मेड द बेसिस फॉर अ डिक्री। एज इट विल हैपन, अपीलेट कोर्ट ने मेरी अपील उठा के सर डिसमिस कर दी। आई वेंट टू द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने एक बड़ी
अजीब सी प्ली ली, बिकॉज आई हैड नथिंग एल्स टू गो बाय। तो मैंने प्ली ये ली कि जी अगर मेरा क्लाइंट और थर्ड पार्टी कोर्ट में दावा करते हैं कि मैंने उसको वजीर आजम हाउस बेच दिया या मैंने उसको लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग बेच दी, वो मेरे पे दावा करते हैं, मेरा क्लाइंट कोर्ट में आके कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट देता है हाँ जी मैंने बेच दी, तो वुड द लर्नड कोर्ट देन नॉट बी बाउंड टू सी एज टू वेदर ही वाज इन फैक्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट? इस प्ली पे मैंने केस अपना पुट कर दिया बिफोर द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्रीड विद मी, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ये पोर्शन तो हुआ सेट असाइड, पैसे लिए थे ना, अब जरा गोल्ड रेट पे ना पिछले 25 सालों के पैसे पे करो। तो मैंने क्लाइंट को कहा आपकी तसल्ली पूरी हो गई, एग्जीक्यूट होना नहीं था, आपने मुझसे पैसे दिलवा दिए। आप वाली बात है सर, कॉम्पनसेशन हम बिल्कुल ग्रांट करते हैं, बट वहां पे सर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हम ये डिटरमिन कर रहे होते हैं कि विच पार्टी इज एट फॉल्ट इन नॉन परफॉर्मिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स that are applied in that particular case are as with respect to कि what will be the ends of justice in respect of the fact if a particular agreement is performed or not performed। इस particular case में एक पार्टी आके ये नहीं कह रही होती कि हमने agreement करना नहीं है, फोर्स में जोर वो लेकर आते हैं कि जी फिल वक्त एक टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है हमारी आंखों के सामने, इस टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी की बेसिस के ऊपर मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो या मुझे आप थोड़ा वक्त इनायत फरमा दें या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। जैसे सर ने फरमाया, प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वहां हम आ जाते हैं इन द डोमेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट कहती है फोर्स में जोर मत लो, फिर कम विद इन द ब्रैकेट ऑफ द सेक्शन ऑन द नथिंग कैन बी रेड, दैट इज स्पेसिफिकली जी 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 सर, मेरा एक बड़ा हम्बल सा व्यू है सर, मेरा अपना ज़ाती ये ओपिनियन है कि जिन एग्रीमेंट्स में ये मेंशन नहीं है वहाँ पे कोर्ट्स को ये अमाउंट अवॉर्ड नहीं करनी चाहिए। एक पार्टी है, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़ात की हद तक इस पर्टिकुलर व्यू में, एंड नेचुरली माई व्यू मीन्स नथिंग अनलेस एंड अनटिल इट इज सपोर्टेड बाय द जजमेंट्स। एग्जैक्टली सर, मैं एग्री कर रहा हूँ सर आपसे, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि देयर आर अथॉरिटीज एंड मे बी आई हैव रिलाइड ऑन दोज अथॉरिटीज इन द पास्ट टू प्लीड माई केसेस, बट आई अगेन स्टिपुलेट कि जहां एक पार्टी ने गलत कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया है, इंटर किया है, द कोर्ट्स कैन नॉट कम इनटू हिज एड फॉर द पर्पसेस ऑफ सेइंग, बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकली कोर्ट्स ऑफ इक्विटी ओवर हियर, वी आर लीगल कोर्ट्स, वी आर कोर्ट्स ऑफ लॉ, वी आर हियर टू डिटरमिन एंड डिसाइफर द अग्रीमेंट एंड द क्लॉजेस व्हिच वर एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज, वी आर नॉट हियर टू रीराइट देयर टर्म्स एंड एग्रीमेंट फॉर देम, वी आर नॉट हियर टू गिव देम लीगल एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना था, उसमें ये प्रोविजन डालनी थी, उससे पहले आपको सोचना चाहिए था। That is not our job. Our job is to interpret what they have written as they have written. We are not here to decipher what they would have wanted. We are here to decipher what their intention is exhibited from the terminology used in their agreements. अगर एक क्लाइंट ने, अगर एक पार्टी ने अपने मुआहदे के अंदर ये बात नहीं लिखी, आप उसको वो ग्रांट क्यों करते हैं? इसी तरह है कि एक बंदा दावा फाइल करे, उसमें एक स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम ही ना करे, ऑनरेबल कोर्ट के कोई बात नहीं, हम आपको परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर देते हैं, इवन दो यू हैव नेवर क्लेम्ड फॉर इट। वो बात डिफरेंट है सर, वो बात है क्योंकि आप हर अग्रीमेंट और हर प्रेयर के नीचे लिखते हैं एनी द रिलीफ दैट द लेनेड कोर्ट डीम्स अप्रोप्रिएट जस्ट एंड फिट मे ग्रेशियसली बी ग्रांटेड टू मी, और आपको वही चीज प्रोवाइड की जाती है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आप जहां देखते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलीफ विजिबल है और ग्रांट कर देना चाहिए, वील ग्रांट दैट। इस पर्टिकुलर केस के अंदर फोर्स मेजोर की क्लॉजेस की डिफिकल्टी ये है कि ये फ्रेंच सिविल कोड के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं, हमारे सीपीसी में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, हमारे में इसकी ऑल्टरनेट टर्म्स इनकॉर्पोरेटेड हैं। वो है फ्रस्ट्रेशन, वो है इम्पॉसिबिलिटी, वो है इम्प्रैक्टिकलिटी, वो है हार्डशिप। ये आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी, ईजमेंट्स एक्ट में भी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाती हैं, पर फोर्स मेजोर की टर्म कहीं इस्तेमाल नहीं हुई। स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्स मेजोर के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे आप, उसमें आप इंजंक्टिव रिलीफ ग्रांट करेंगे, जैसे परफॉर्म करना है वैसे डायरेक्शंस ग्रांट करेंगे, या आप कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया है, अब इसकी परफॉर्मेंस एक इम्पॉसिबिलिटी बन चुकी है हमारे लिए,
अब हम एक पार्टी को डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक केस हुआ था जहां से सारा डॉक्ट्रिन इनिशिएट हुआ, वो ये था कि एक आदमी को हायर किया गया था कि एक ओपेरा हाउस है, उसमें जाकर आपने हर रात संडे को गाना गाना। वो ओपेरा हाउस जल गया। उन्होंने कहा जी, दावा कर दिया। उसने कहा जी मैं किस चीज के पैसे दूं, मेरा जहां इसने गाना गाना है वो जगह ही नहीं रही। आई हायर अ म्यूजिशियन, आई टेल हिम टू स्टैंड हियर ऑन एवरी संडे एंड सिंग अ सॉन्ग, दिस बर्न्स डाउन, गॉड फॉरबिड। मैंने आप उस ओपेरा हाउस के प्ली ली कि हम कैसे परफॉर्म करें, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द बेसिस ऑफ इट हैज डिसअपीयर्ड, इट हैज इवेपोरेटेड इनटू थिन एयर, वैक्यूम में चला गया। तो कोर्ट्स ने वहां ये प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी डिटरमिन किए हैं। इसीलिए मैंने गुजारिश की थी जी शुरू में कि वी हैव टू डिसाइफर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वेरी थिन लाइन, बिकॉज वी आर यूजिंग वर्ड्स लाइक इम्प्रिविजन, we are using words like impossibility, we are correlating those terms with impracticality and hardships while asserting at the same time कि देख लीजिएगा अगर impossibility होगी तो आप frustration की बातें कर रहे होंगे, force majeure की बातें नहीं कर रहे होंगे। तो we are walking on a very thin line. Now naturally those thin lines have to be walked on only by the honorable courts. A lawyer will take a plea as it would appear to him. I will plead my case as it will suit my client because I have an inherent bias. मैंने जिससे फीस ली है मैं उसका केस प्लीड करूंगा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। मेरा कानून की रिसर्च, मेरी कानून की अप्रोच उस पर्टिकुलर सेक्शन की हद तक, उस पर्टिकुलर केस की हद तक ऑटोमेटिक शिफ्ट करेगी विद एन इनहेरेंट कोहेरेंट बायस with respect to the interpretation that favors my client. But that, please, जी, बिल्कुल जी, मैं एक्सप्लेन कर, बिल्कुल जी, सिर्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। फोर्स मेजोर का जी एक स्पेसिफिक, I'll share the article with the honorable members as well. Sir, please. Sir, बिल्कुल सर, सर बिल्कुल सर, ये वाली जजमेंट है, ये सिंध हाई कोर्ट वाली जजमेंट है सर, बिल्कुल बिल्कुल ये वाली जजमेंट है, वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर है जो वो जी, जो सर ने होकर बड़ी मेहरबानी फरमा के वो साइटेशन दे दी है ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की, जिसमें ये प्रिंसिपल्स डिटरमिन किए गए हैं। बट टू आंसर द क्वेश्चंस इन दैट रिगार्ड, ये जजमेंट है जी, आई विल रीड स्लाइटली फ्रॉम द पोर्शन ऑफ ऑनरेबल लॉर्डशिप्स जजमेंट सो दैट इट मे क्लैरिफाई द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन पोस्ड। उसमें जस्ट 4 थिंग्स दैट आई लाइक टू ऐड बिफोर गेटिंग टू द जजमेंट इज, ये बेसिकली 4 बेसिक टेस्ट प्रिंसिपल्स हम होल्ड करते हैं इनटू सीइंग एज टू वेदर अ पार्टी कैन इन फैक्ट टेक द प्ली ऑफ clause with respect to force majeure. One is that the interpretation and the threshold may differ depending on the language employed by the very clause that we are going to be interpreting. तो उस clause की language को कैसे interpret किया जाएगा और क्या उसकी ultimate interpretation lead करेगी to reach that conclusion कि ये उस unforeseen forcibility की बात हो रही थी जिसको आज ये कोशिश कर रहे हैं invoke करने की. The second जी, the party enforcing the clause has to follow the contractual scheme in intimating the other party of the existence of a force majeure event in the agreed form using the agreed method of service. तो आपका जो क्लॉज था जिसमें आपने लिखा था कि ये मामले हो गए, जो कि सारे तो जाहिर है हम इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते विद इन वन बॉडी ऑफ द फ्रेज, तो हम कहते हैं जी जलजला, सैलाब वगैरह या लाइक टर्म्स, तो हम वहां पे प्रिंसिपल ले आते हैं जिसडम जेनेरिस का कि एवरी लाइक टर्म विल बी इंक्लूडेड। तो उसको जब आपने इनकैप्सुलेट कर दिया अपने एग्रीमेंट में और वो हो गया, तो आपको कितना वक्त लगा दूसरे फरीक को ये नोटिस देने में कि ये क्लॉज आ गया है, अब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट हैविंग अकर्ड व्हिच वी हैड नॉट फोरसीन। तो अब आप वाकई मेथड, और क्या उसकी सर्विस मेथोडोलॉजी वैसे ही थी जैसे आपके मुआहदे में तय हुआ था। द थर्ड, द पार्टी इन्फोर्सिंग द क्लॉज, और अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये क्योंकि मैं इसका बेनिफिट ड्रॉ कर रहा हूं, और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है कि whoever tries to take advantage or benefit of a particular thing has to prove the burden of it. The burden also lies on the same shoulders as the person taking the benefit of it. So, this particular clause may be the party who is actually alleging that there is a force majeure clause or who is trying to enforce it. The burden entirely lies on them. If I am the counsel for the defendant, I'll stay quiet. If I am the counsel for the plaintiff, the entire workload is on my shoulders. So, कहते हैं the party enforcing the clause has to be clear about the outcome.
it cannot seek an outcome which is not contemplated by the contract. तो जैसे सर का क्वेश्चन था पहले कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में प्रोविजन डाल दी कि अगर फोर्स मेजोर हुआ तो हम 6 महीने के लिए प्रोविजंस को सस्पेंड कर देंगे, पर आप रिलीफ ये मांगने आ जाएं कि कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट कर दें. You will then be bound by what you had agreed as to the outcome of what would happen when you would enter into that contract. मजीद वो कहते हैं, for example, the force majeure clause would typically excuse a party from not performing its obligations under the contract for the period in which the force majeure event subsists as opposed to immediate termination. And then the fifth one, Ji, the party properly enforcing this clause would not be in breach of its obligations under the contract. तो जो हम प्रिंसिपल ये कहते हैं कि whoever must approach the court must come with clean hands, ऐसा तो नहीं है कि आप खुद तो फोर्स में जोर लेने आ गए, बट जो चीजें आप परफॉर्म कर सकते थे आपने उनकी भी ब्रीच कर दी.